सो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स फॉर अफेजिया। तो जब हम इलाज की बात करते हैं तो कहते हैं कि इलाज से रोकथाम भली। और चूंकि अफेजिया का सबसे प्रमुख कारण ब्रेन अटैक है, स्ट्रोक है, तो यदि हम स्ट्रोक को रोक पाए तो हम बहुत सारे अफेजिया के लोगों को अफेजिया होने से रोक पाएंगे। तो संक्षेप में हम इस रोकथाम की चर्चा करेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि जितने रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे स्ट्रोक होने की आशंका बढ़ जाती है, उन्हें हमें कम करना है। रोकथाम दो तरह का कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। बाय प्राइमरी प्रिवेंशन वी मीन prevention in those who have not suffered stroke or attack so far, and by secondary prevention we mean that methods to reduce the recurrence risk, फिर से ना हो जाए, उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं। सो कंट्रोल ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, reduction of cholesterol and other lipids in blood. There are wonderful medicines available for all of them apart from lifestyle modifications. One has to be away from tobacco and alcohol abuse, and physical activity is also a very important part of preventive measures. यदि हमने ब्रेन अटैक होने से रोक दिया तो हमने अफेजिया होने से भी रोक दिया। तो इसमें अनेक दवाइयां भी देते हैं जो कि खून में थक्का बनने को रोकती हैं। इसमें एस्प्रिन आती है, क्लोपिडोग्रेल आती हैं, और एंटीकोआगुलेंट्स आते हैं। इसके बाद यदि किसी पेशेंट को कोई हृदय रोग है, हृदय रोग वालों को भी ब्रेन अटैक और अफेजिया होने का रिस्क ज्यादा होता है, तो कई कार्डियक डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं। एक और प्रमुख कारण होता है दिमाग तक खून पहुंचाने वाली जो धमनियां यहाँ हार्ट से निकल के गर्दन के रास्ते ऊपर तक जाती हैं। अगर उनका संकरापन है तो उसको चौड़ा करने का ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी। इसको करके भी हम ब्रेन अटैक होने की आशंका को कम कर सकते हैं। और यदि ऑपरेशन ना करना हो तो आजकल तो वहाँ एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग भी बहुत सफलतापूर्वक किया जाता है। और ये स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी न केवल गर्दन वाली कैरोटिड आर्टरी में, बल्कि जब कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में प्रवेश कर जाती है तो इंट्राक्रेनियल आर्टरी, अंदर की जो धमनियां हैं, उनका अगर संकरापन हो तो उसको भी हम चौड़ा कर सकते हैं एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के द्वारा। इसके साथ सभी लोगों को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, बार बार बात करते रहना चाहिए, जागरूकता बढ़ाना चाहिए कि ब्रेन अटैक के चेतावनी लक्षण क्या होते हैं। और इसको याद रखने का जो एक्रोनिम है, फेस अर्थात चेहरे का तिरछापन, आर्म अर्थात एक भुजा को उठा ना पाना और उसी तरह से एक पांव की कमजोरी, एस मतलब स्पीच, और एक और होता है बैलेंस, और फिर आता है टाइम की, इसको बहुत जल्दी से जल्दी हमें पहुंचना चाहिए। यदि हम 3 या 4 घंटे में किसी अच्छे स्ट्रोक सेंटर पर पहुंच जाएं तो एक इंट्रावीनस इंजेक्शन होता है जो क्लॉट को डिसॉल्व कर सकता है। और उसके आगे 6 घंटे तक भी एक और प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, इन विच it is possible to pull out or to suck out the clot from the brain arteries by a catheter, and it has to be done within 6 hours or maybe a few more hours. And of course, beyond this, the patient has to be treated in an ICU or a stroke unit for management of secondary complications. तो गहन चिकित्सा इकाई या स्ट्रोक यूनिट में भी मरीज को रखने से लाभ होता है। तो ये वो तरीका होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का, एंडोवास्कुलर थ्रोम्बेक्टमी। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ नीचे जांघ के यहाँ पर, जिसको हम ग्रॉइन बोलते हैं, जांघ के ऊपरी हिस्से में यहाँ से तार डालते हैं जो ऊपर तक जाता है ब्रेन की आर्टरी में, और वहां एक ये जाली नुमा स्ट्रक्चर खुल जाता है अंदर जाके, और ये जो क्लॉट है धमनी में, इसको खींच के या सक्शन करके बाहर निकाल लिया जाता है। एक और चीज है जो प्रिवेंशन में हेल्प करती है, और वो है कि इफ वी कीप आवर कॉग्निटिव रिजर्व एनहांस्ड और रिच, हमारी संज्ञानात्मक धरोहर यदि अच्छी है, और उसके क्या पैमाने होते हैं, साक्षरता,
शिक्षा, अगर आप जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे ब्रेन में रिजर्व होते ही रहेगा। तो जब ब्रेन में बीमारी आएगी, तो कहते हैं ना कि हाथी दुबला भी हो जाए तो हाथी ही रहता है। तो यदि पहले से आपके ब्रेन में कॉग्निटिव रिजर्व है, तो ब्रेन अटैक के बाद जो अफेजिया होगा वो कम तीव्रता का होगा। ब्रेन अटैक के बाद जो डिमेंशिया होगा, बुद्धि क्षय होगा, वो कम तीव्रता का होगा। और यदि आपको दो या दो से अधिक भाषाएं आती हैं, तो भी वो आपके कॉग्निटिव रिजर्व का एक हिस्सा है। और जो लोग दोनों हाथों से अच्छा काम करते हैं, उन लोगों में भी ब्रेन डैमेज की तीव्रता तुलनात्मक रूप से कम रहती है। तो अब हम आते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर। चूंकि हम जानते हैं कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी है, लेकिन आज की इस चर्चा में मैं कुछ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स पर फोकस करूंगा, और विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि रोग पुराना हो चुका है, chronic stages 6 months post onset, because benefits can be more confidently attributed to intervention rather than spontaneous recovery। शुरू के 4-6 महीनों में तो नेचुरल रिकवरी भी होती है, तो वास्तव में कोई इलाज काम कर रहा है या नहीं, इसका सही सही आकलन तो 6 महीने के बाद ही होता है। जो शुरू के महीनों में स्वतः रिकवरी होती है, वो धीमी हो जाती है और एक पठार पर पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपी के द्वारा उपचार संभव है। और विशेषकर ये जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी जिसकी चर्चा हमने अभी करी, और आने वाले सप्ताहों में हमारा सारा जोर स्पीच लैंग्वेज थेरेपी पर ही रहेगा, उसके अंदर जो विकास हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ब्रेन कैसे रिकवर होता है, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी न्यूरोबायोलॉजी को लेके हमारी समझ बढ़ गई है। मस्तिष्क में सेरिब्रल रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसकी समझ हमारी बढ़ गई है। और इस वजह से इंटेंसिव लैंग्वेज थेरेपी की उपयोगिता के बारे में पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली, most of the persons with aphasia cannot receive the recommended amount of training, which is uh, 2 hours per day and 5 days a week। दरअसल में देखा जाए तो जो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, उसके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, उसमें इतनी इंटेंसिटी की लैंग्वेज थेरेपी हमारे पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। थक जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं। इसलिए जरूरत होती है कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपी अगर हम इंटेंसिव नहीं दे सकते, तो थोड़ी कम ही सही। और उस थोड़ी कम के साथ क्या हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं? शायद दोनों मिल के कुछ कंपेंसेट कर पाए। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के लिए उपलब्ध है, लेकिन अफेजिया के लिए अभी तक वह पुष्टि प्रमाण और लोकप्रिय नहीं हो पाया है। और इसके पीछे वजह है, क्योंकि कोई भी इलाज किसी अवस्था में काम करता है या नहीं करता है, उसके लिए सबूत की जरूरत रहती है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं उसको। और एविडेंस का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो स्वर्ण कसौटी है, उसको बोलते हैं RCT, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के ऊपर हम किसी शनिवार को विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो ट्रायल कैसे किए जाते हैं। लेकिन वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके बिना किसी भी देश का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी औषधि या गैर औषधि उपचार को मार्केटिंग की अनुमति नहीं देता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अफेजिया इतनी जटिल बीमारी है कि उसके लिए रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करना थोड़ा कठिन होता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर है लैंग्वेज का। और उसके पीछे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स काम में आते हैं। तो बहुत तरह तरह के टारगेट हमारे सामने इलाज के लिए हैं। उदाहरण के लिए ब्रेन में कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनको माइक्रोग्लिया बोलते हैं। और जब भी इन्फॉक्शन होता है या कोई पैथोलॉजी आती है, तो ये वहां पे एक्टिव हो जाते हैं, और फिर तरह तरह के साइटोकाइन केमिकल पदार्थ निकालने लगते हैं। उनकी वजह से न्यूरॉन्स को डैमेज पहुंचने लगता है। तो हो सकता है कुछ फार्माकोलॉजिकल एजेंट ऐसे निकले जो एंटी इंफ्लेमेटरी हो, जो साइटोकाइन के ऊपर काम करते हों। और फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी में बहुत सारे स्टेप आती हैं। न्यूरॉन कोशिकाओं के जो डेंड्राइट होते हैं, उनका रिमॉडलिंग होने लगता है। न्यूरॉन कोशिकाओं से जो एक्सान निकलते हैं वो स्प्राउट होने लगते हैं। जिन
एक्सॉन तंतुओं के ऊपर की माइलिन की खोल खत्म हो गई थी, उनका ये रीमाइलिनेशन होने लगता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जो जंक्शन या जोड़ होता है, जिसको साइनेप्स बोलते हैं, नए नए साइनेप्स बनने लगते हैं, और तो और कुछ नई कोशिकाएं भी बनने लगती हैं। तो इतनी सारी स्टेप है न्यूरोप्लास्टिसिटी में, और प्रत्येक स्टेप के ऊपर शोध चल रहा है कि फला मॉलिक्यूल यहाँ काम कर सकता है, फला मॉलिक्यूल यहाँ काम कर सकता है। तो इसलिए फार्माकोथेरेपी के टारगेट्स बहुत सारे हैं। और जब इसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, यदि हम गूगल स्कॉलर में जाएं या पबमेड में जाएं और उसमें डालें कि ड्रग थेरेपी फॉर अफेजिया, तो हमको सैकड़ों पेपर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि शोध नहीं हुआ है। और उसका जब हम समरी बनाते हैं या हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, तो उसमें हम किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, हम उसकी एक टेबल बनाते हैं, बड़ी एक मेगा टेबल बनाते हैं, मास्टर चार्ट बनाते हैं। ढेर सारे पेपर पढ़ने के बाद उस चार्ट की जो टेबल बनती है, उसमें हम क्या क्या हेडिंग लिखते हैं। उसमें हम एक हेडिंग लिखते हैं, टाइप ऑफ ड्रग, किस प्रकार की दवा थी, उसका कितना डोज, रैशनल ऑफ इफेक्ट, उस दवाई का के पीछे तर्क क्या था, लॉजिक क्या था, किस आधार पे वो चुनी गई थी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, उस स्टडी का डिजाइन कैसा था, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का, और पेशेंट्स के साथ क्या क्या परीक्षण करवाए गए, उनको कौन से टास्क दिए गए, वो ट्रायल कितने सप्ताह कितने महीनों तक चला, और उसका फॉलो अप फिर बाद में कितने महीनों तक चला, उस उपचार के दौरान कोई साइड इफेक्ट हुए कि नहीं, और उसके प्रभाव कितने हुए, जिसको हम आउटकम मेजर बोलते हैं। तो जब हम 150 अध्ययन करते हैं और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं और हम उसकी एक कंपोजिट तालिका बनाते हैं, संयुक्त तालिका, तो इतने सारे हेडिंग और इतने सारे कॉलम हम बनाते हैं, ताकि उस सारे अध्ययन को हम एट ए ग्लांस, एक नजर में समझ पाएं। तो कुछ दवाइयां हैं जो गाबा नाम के न्यूरोट्रांसमीटर पर एक्ट करती हैं, एसिटिल कोलिन पे प्रभाव डालती हैं, और ग्लूटामेट पे प्रभाव करती हैं। तो कई प्रकार के रसायनों के, केमिकल्स के नाम में ले रहा हूं, इनको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर खास तरह के केमिकल होते हैं जो न्यूरॉन्स के अंदर पैदा होते हैं, और उनके जो तंतु हैं उसके अंदर बहते हैं, और जहां अगले न्यूरॉन्स के साथ संधि स्थल या साइनेप्स आता है, वहां पर कूद लगाते हैं, जंप करते हैं, और दूसरे दूसरे न्यूरॉन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जब भी ब्रेन में पैथोलॉजी या रोग आता है, चाहे ब्रेन अटैक हो, लकवे का अटैक हो, तो ये तरह तरह के न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा कम हो जाती है, उनकी सांद्रता या उनका घनत्व या उनकी डेंसिटी, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और रिसर्च करने वाले लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि ऐसी कोई दवाई निकालें जिससे फला न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा बढ़ जाए, इसकी मात्रा बढ़ जाए। तो कुछ दवाइयां हैं, पेरासिटाम नाम का एक मॉलिक्यूल है जो पिछले 40-50 सालों से मैं भी उपयोग में ला रहा हूँ अफेजिया के इलाज में। डोनेपेजिल एल्जीमर रोग के अंदर हम लोग आ, बहुतायत से उपयोग में लाते हैं, और इसका उपयोग हम अफेजिया में भी करते हैं। गैलेंटामीन और मेमेंटीन का भी हम उपयोग करते हैं। तो पिरासिटाम के बारे में मैं कुछ बात बताऊंगा कि इसका ठीक ठीक तरीका काम करने का तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो न्यूरॉन कोशिकाओं की झिल्ली होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसकी इट helps in re-establishing the cell membrane fluidity. So piracetam can have a neuroprotective action. It can restore neurotransmission. It can enhance neuroplasticity. और पिरासिटाम से मस्तिष्क के एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध तक जो ट्रांसकेलोजल ट्रांसफर होता है सूचना का, वो प्रमोट होता है। और जो लिंग्विस्टिक नॉलेज क्षतिग्रस्त हो चुका है, Piracetam can promote relearning of the degraded linguistic knowledge and learning of compensatory strategies. तो इसका उपयोग अफेजिया में होता रहा है, लेकिन the number of studies are very small to reach a definite conclusion about its therapeutic efficacy. इसके बाद कुछ दवाइयां होती हैं जो दूसरी जाति के न्यूरोट्रांसमीटर पर एक्ट करती हैं, जिनको हम मोनोअमीन्स बोलते हैं। और इसमें जो औषधियां आती हैं वो लीवोडोपा,
ब्रोमोक्रिप्टीन, ये डोपामिन पे एक्ट करती हैं। और एम्फिटामिन नाम के सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, जो कैटेकोलामीन्स या नॉरएड्रेनालिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। डोनापेसिल की चर्चा जो मैंने 1 मिनट पहले करी, ये एसिटाइल कोलिन नाम की न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा बढ़ाता है। अब एसिटाइल कोलिन हमारे ब्रेन में बहुत बहुतायत से व्याप्त है, और जब भी ब्रेन अटैक आता है तो एसिटाइल कोलिन की मात्रा भी कम हो जाती है। डोनापेसिल का सेवन करने से एसिटाइल कोलिन की मात्रा इसलिए बढ़ती है कि उस न्यूरोट्रांसमीटर का खंडन विखंडन करने वाला एक एंजाइम होता है, उसके कार्य को ये दवा रोकती है। और इस तरह से कोलिनर्जिक पाथवेज थोड़े इंप्रूव होते हैं, और वो लैंग्वेज फंक्शन के लिए जरूरी है। यही काम गैलेंटामीन करती है, और यही काम मेमेंटीन भी करती है। मेमेंटीन डोनापेसिल के बजाय एक दूसरे हार्मोन के ऊपर, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर पे एक्ट करती है, और उसका नाम है एनएमडीए। तो एनएमडीए नाम के रिसेप्टर्स हमारे मस्तिष्क की न्यूरॉन कोशिकाओं में रहते हैं, और वो उनका अगर ज्यादा जोर से उद्दीपन होने लग जाए, पैथोलॉजी में होने लगता है रोग के अंदर, तो वो नुकसानदायक होता है। तो उसका ये एंटागोनिस्ट है, उसकी गतिविधि को ये कम करते हैं, और इसको भी हम अल्जाइमर डिमेंशिया के अंदर उपयोग में लाते हैं, और इसका उपयोग भी अफेजिया के अंदर संभव है। लेकिन इन सब के ऊपर जितने रेंडमाइज्ड ट्रायल्स होने चाहिए थे, अभी तक नहीं हुए हैं। डोपामिन की चर्चा हमने पार्किंसोनिज्म के संदर्भ में करते हैं। आप सब जानते हैं कि पार्किंसन रोग में डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा कम हो जाती है, और लीवोडोपा नाम की औषधि देने से मरीजों को अच्छा फायदा होता है। ये फायदा एक तो उस हार्मोन की, न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा को आपने बढ़ा दिया, लेकिन इसके अलावा एक और फिनोमेना होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि दो न्यूरॉन है, और उन दोनों के बीच का एक साइनेप्स है, एक संधि स्थल है। एक न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल करंट आई, दूसरे न्यूरॉन पे गई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, बार बार स्टिमुलेशन होता है। तो अब क्या होता है कि ये जो मार्ग है साइनेप्स वाला, इसके ऊपर पोटेंशिएशन हो जाता है लंबे समय तक। यानी अब अगली बार जब इम्पल्स आएगा तो कम तीव्रता की विद्युत गतिविधि भी बड़ा अच्छा रिस्पांस बाद वाले न्यूरॉन में देगी। तो और ये लंबे समय तक रहता है। तो आ, ये जो औषधियां हैं डोपामिन, ये लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन को बढ़ावा देती हैं। तो जब आप स्पीच थेरेपी करेंगे और तरह तरह की प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें भी आप न्यूरॉन्स को बार बार फायर करवाते हो, एक एक अभ्यास देके, एक एक अभ्यास देख के, और उसके साथ में आपने डोपामिन भी दे दी, तो वहां के जो न्यूरॉन है वो जल्दी सीख जाएंगे। और अगर सीखेंगे तो जो सीखा है उसको ज्यादा लंबे समय तक सीखे रखेंगे, भूलेंगे नहीं जो आपने ट्रेनिंग दी थी। तो स्पीच थेरेपी के साथ फार्माकोथेरेपी का जो जोड़ा है वो काम कर सकता है। तो अभी तक जो हमने चर्चा करी फार्माकोथेरेपी की, उसके बारे में मैं संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि जो इस फार्माकोथेरेपी है वो स्पीच थेरेपी के साथ ही काम करती है। शुरू शुरू में ब्रोमोक्रिप्टीन पे भी अध्ययन हुए थे, लेकिन बाद में पाया गया कि उसके प्रभाव बहुत अच्छे नहीं हैं। और ये जितने भी अध्ययन हुए हैं, ये क्वालिटी के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से इनको हम बहुत अच्छे स्टडी नहीं बोलते। अभी भी जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा कि अफेजिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करना बहुत बहुत मेहनत मांगता है, बहुत समय मांगता है, बहुत धैर्य मांगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, उसके लिए ग्रांट लगती है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पैसा लगता है। और इनका जो ठीक ठीक मैकेनिज्म है कि वो कैसे काम करती हैं, उस बारे में भी हमारा ज्ञान सीमित है। तो ये जो दवाइयां हैं, इसके अलावा कुछ और दवाइयां भी पोस्ट स्ट्रोक अफेजिया में हम लोग देते हैं। उसमें आती हैं फ्लोक्सिटीन, इनोसिन और सिटिकोलिन। फ्लोक्सिटीन तो एक एंटी डिप्रेसेंट है जो करीब 20 साल से हमारे मार्केट में उपलब्ध है, और उससे मूड एलिवेशन होता है, डिप्रेशन में काम आती है। लेकिन जिनको डिप्रेशन नहीं है उनमें भी अगर देते हैं
तो उनका मूड एलिवेशन होता है। और अफेजिया थेरेपी देने के पहले यदि पेशेंट इसकी एक टेबलेट लेके आए तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा अच्छे से कोऑपरेट करेगा। और सिटीकोलिन से भी एक मॉलिक्यूल है जो पिछले 10 साल से भारतीय मार्केट में उपलब्ध है, उसके ऊपर भी कुछ ट्रायल हुई है। तो ये जो फ्लॉक्सीटिन है, जो एंटी डिप्रेसेंट है, वो हमारे मस्तिष्क में सीरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा बढ़ाता है। और सिटीकोलिन जो है वो माइलिन का जो आवरण होता है एक्सॉन के ऊपर, उसकी सिंथेसिस के अंदर काम करता है। तो ये भी कुछ औषधियां हैं जो हम अफेजिया के इलाज में देते हैं। तो एक कहावत है, इट टेक्स टू टू टेंगो। टेंगो नाम का एक डांस होता है अर्जेंटीना का, और वो जोड़ी से होता है, कपल में होता है, इसलिए ये मुहावरा बना। तो अगर मैं अभी तक की चर्चा की समरी बनाऊं तो कहूंगा, क्या फार्माकोथेरेपी अकेली इफेक्टिव है? नहीं, इट इज नॉट इफेक्टिव। क्या स्पीच लैंग्वेज थेरेपी अकेली इफेक्टिव है? माइल्डली इफेक्टिव है। और वो भी कब? अगर उसको इंटेंसली दिया जाए, प्रति सप्ताह अनेक 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 घंटा दिया जाए। और अगर स्पीच लैंग्वेज थेरेपी और फार्माकोथेरेपी मिल के दी जाए तो निस्संदेह वह ज्यादा इफेक्टिव है। इसको लेकर कुछ अच्छे रैंडमाइज्ड ट्रायल पिछले 5 सालों में हुए हैं, और उससे हमें विश्वास बनता है। अब हम औषधियों को छोड़ के एक दूसरे प्रकार के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, NIBS, नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिमुलेशन। NIBS नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है जिसमें आप ब्रेन में कुछ खोद नहीं रहे हो, गड्ढा नहीं कर रहे हो, अंदर नहीं घुस रहे हो। इन्वेजन मतलब आक्रमण या अंदर घुसना। नॉन इन्वेजन मतलब अंदर नहीं घुसना। और ब्रेन स्टिमुलेशन, NIBS। और ब्रेन को स्टिमुलेट करना मतलब उद्दीपन करना। ब्रेन के अंदर जो करोड़ों लाखों अरबों न्यूरॉन कोशिकाएं और उनके अरबों जो कनेक्शन है और जिनमें बिजली की गतिविधि चलती है, उस गतिविधि को बढ़ावा देना, स्टिमुलेट करना। उसके लिए हिंदी में बड़ा प्यारा शब्द है उद्दीपन, अंग्रेजी में स्टिमुलेशन। तो ब्रेन की न्यूरॉन कोशिकाओं और उनके साइनेप्सिस का उद्दीपन करना। और इसके लिए दो विधियां होती हैं, एक तो मैग्नेट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। तो आज मैं मैग्नेट की चर्चा नहीं कर रहा हूं। कुछ खास तरह के मैग्नेट होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। लेकिन मैं आज चर्चा कर रहा हूं ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। दोनों के परिणाम मिलते जुलते हैं, डायरेक्ट करंट के भी और मैग्नेटिक के भी। और ट्रांसक्रेनियल शब्द क्यों बोला? क्योंकि ये जो करंट हम लगा रहे हैं ये खोपड़ी के बाहर लगा रहे हैं, और ये करंट खोपड़ी की हड्डी को भेद करके अंदर जाएगी। तो क्रेनियम मतलब खोपड़ी की हड्डी। तो उस ट्रांसक्रेनियल ये करंट अंदर जाती है। इसमें वी यूज ए वीक इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ ओनली 1 to 2 milliampere with a pair of surface electrodes which are applied to the scalp। और उसकी वजह से हमारा जो ग्रे मैटर है ब्रेन में, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसकी एक्साइटेबिलिटी करीब आधे घंटे के लिए हम बढ़ा देते हैं, आधे घंटे तक देते हैं। और इलेक्ट्रिकल करंट जो होती है ये अंदर जाके न्यूरॉन कोशिकाओं की जो झिल्ली के ऊपर जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है उसको या तो बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। और उस न्यूरॉन के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल फायरिंग की रेट है उसको कम ज्यादा कर सकती है। इसमें दो तरह के स्टिमुलेशन होते हैं, एनोडल और कैथोडल, धनात्मक और ऋणात्मक। तो एनोडल स्टिमुलेशन जब करते हैं तो उससे जिस इलाके पे आपने किया उस इलाके के नीचे नीचे वाले ब्रेन में जितने लाखों न्यूरॉन हैं उनकी जो झिल्लियां हैं उनका डीपोलराइजेशन होता है और उनकी फायरिंग रेट बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि आपने कैथोड लगाया, निगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया, और उसको आपने खोपड़ी पे लगाया, तो उससे उसके इलाके में जहां जहां वो करंट पहुंच रही है उसके अंदर जितने लाखों करोड़ों न्यूरॉन हैं उनकी जो झिल्लियां हैं उनका हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, और वो इनिबिट हो जाती है, उनकी उद्दीपनशीलता कम हो जाती है। और ये तमाम इफेक्ट जो हैं कुछ घंटों तक, आधे घंटे से लेके कुछ घंटे तक रहते हैं। और ये अनेक बातों पर निर्भर करता है, वो जो आपने करंट लगाई उसकी तीव्रता कितनी है,
वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, जिसको हम पोलैरिटी बोलते हैं, और उसको कितने मिनट कितने घंटे तक आपने लगाया। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। और जब हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करते हैं तो आप लोगों ने प्लेसिबो का नाम सुना होगा, कि जब औषधियों का ट्रायल किया जाता है तो आधे मरीजों को तो एक्टिव ड्रग देते हैं और आधे मरीजों को उसी के जैसी मिलती जुलती दिखने वाली गोली, जिसमें कि केवल ग्लूकोज पाउडर भरा रहता है, कोई एक्टिव दवा नहीं होती, वो देते हैं। और न लेने वाले को पता रहता, न देने वाले को पता रहता, और उसका जो सीक्रेट कोड होता है वो पूरे अध्ययन के बाद में तोड़ा जाता है। इसको हम प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल बोलते हैं। तो एक प्रश्न आया है, आर देयर एनी प्रोजेक्ट गोइंग ऑन अफेजिया एंड टीसीडी? इसके लिए आप clinicaltrial.gov पे जाइए। हम भारत सरकार की एक वेबसाइट है clinicaltrial.gov। तो भारत में जो जो ट्रायल चल रहे हैं वो अपने को मालूम पड़ेगा। और इस मीटिंग के पश्चात आने वाले दिनों में हम अपनी जो नेशनल अफेजिया कम्युनिटी का पोर्टल है उस पर ये जानकारी हम डाल देंगे कि भारत में कहाँ कहाँ ट्रायल चल रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि कुछ लोग अपना उत्सुकता और अपनी इच्छा बता रहे हैं कि वो रिसर्च ट्रायल में भागीदारी करना चाहते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था प्लेसिबो की। तो औषधियों के लिए तो संभव है कि दो कैप्सूल हैं, एक कैप्सूल में रियल दवा भरी है और दूसरे कैप्सूल में केवल ग्लूकोज पाउडर या ऐसा भरा है। अब जब आप ब्रेन पे करंट लगा रहे हैं वहां पे आप प्लेसिबो कैसे बनाएंगे? तो उसमें क्या करते हैं, नाटक करते हैं। इलेक्ट्रोड लाते हैं और कुछ सेकंड के लिए करंट लगाते हैं तो पेशेंट को लगता है कि हाँ करंट गई, लेकिन फिर उसको बंद कर देते हैं कुछ सेकंड के बाद। तो वो प्लेसिबो कंडीशन हुई। उसके लिए अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है शैम, SHAM, शैम स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो जितने भी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन के हैं उसमें आधे मरीजों को तो रियली करंट लगाया और बाकी आधे मरीजों को झूठ मूठ का करंट लगाया, उसको शैम करंट बोलते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे पेपर हुए हैं। और जब हम इसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो जैसा कि मैं दवाइयों के रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात कर रहा था, 150 पेपर तो मैंने डाउनलोड कर लिए। फिर बैठ के मैंने उनकी टेबल बनाई। तो टेबल में मैं कौन कौन से पॉइंट निकालूंगा, इलेक्ट्रोड को कहाँ रखा था, कुछ लोगों ने फ्रंटल लोब में रखा, कुछ लोगों ने टेम्पोरल लोब में रखा, कुछ लोगों ने सेरिबेलम पे लगा, करंट की डेंसिटी कितनी थी, कितने दिनों तक वो इलाज चला, हाउ मेनी सेशंस, और सेशन जब खत्म हो गए उसके बाद उसका प्रभाव मरीज के अंदर रहा कि नहीं, कितने दिनों तक रहा, आपने उसका फॉलो अप 1 महीने तक किया, 2 महीने तक किया, लेंथ ऑफ फॉलो अप। और फिर जो लैंग्वेज का फंक्शन आप असेस कर रहे हो उसमें भाषा के कौन कौन से पहलुओं को आपने परीक्षण किया। ये स्टिमुलेशन देने के पहले भी आपको वही परीक्षण करना था, वही टेस्ट लगाने थे, और परीक्षण इसके बाद इलाज के बाद भी आपको वही प्रोटोकॉल लगाने थे, कौन कौन से आउटकम मेजर लिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया इसमें पाया देर इज ए ह्यूज हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी का मतलब होता है कोई रिसर्च पेपर में कोई मेथड यूज कर रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर में कोई दूसरा आउटकम मेजर निकाल रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर में 5 सेशन है, किसी में 10 सेशन है, किसी में 1 हफ्ते का फॉलो अप है, किसी में 6 महीने का फॉलो अप है, किसी में सिंटेक्स को नाप रहे हैं, किसी में सिमेंटिक्स को नाप रहे हैं। बड़ा घालमेल है, घेच पेच है। इसको बोलते हैं हेटेरोजेनेसिटी, भिन्नता। इतनी ज्यादा भिन्नता है कि इन सारे अध्ययनों को मिला के हम कोई निचोड़ निकाल लें बड़ा मुश्किल होता है। वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑन द यूज ऑफ डायरेक्ट करंट। फिर भी कुछ जनरल एसेप्शंस की चर्चा हम करेंगे। और जब इस तरह के अध्ययन की हम टेबल बनाते हैं, तालिका बनाते हैं, उसमें हमको ये भी नोट करना पड़ता है कि जो मरीज लिए गए उनकी औसत आयु कितनी थी, उनको जो अफेजिया था वो किस प्रकार का था और कितनी तीव्रता का था, और ब्रेन का कौन सा इलाका हमने स्टिमुलेट किया। तो और फिर ये भी बताना पड़ता है कि मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर उसका जो स्पीच का फंक्शन था वो इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ। मान लीजिए एक फंक्शन होता है नेमिंग। नेमिंग मतलब वस्तुओं का नाम लेना। तो
तो आपने इलेक्ट्रिकल करंट लगाने के पहले 100 चित्रों के नाम उस मरीज से बुलवाए, और 100 में से उसने 50 चित्रों के नाम सही दिए। और इस स्टिमुलेशन के बाद में आ, आपने वो किया, अब उसने 80 चित्रों के नाम सही, आप बड़े खुश हो गए, देखो इसका नेमिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट हुआ ये केवल उन्हीं 100 चित्रों में हुआ जिनका कि आपने उसको प्रैक्टिस कराई थी। क्या ये इंप्रूवमेंट आप 100 नए चित्र लेके आओ तो उसको, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है जनरलाइजेबिलिटी, कि आपका जो इलाज का लाभ हुआ है वो उसके बियॉन्ड जा रहा है कि नहीं, और फिर वो लंबे समय तक रह रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजों पर हमको अध्ययन के अंदर ध्यान करना पड़ता है। एक और बड़ी मजेदार बात है डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन को लेकर के, कि ब्रेन को स्टिमुलेट करना कि इनहिबिट करना, और बाएं गोलार्ध पे लगाना कि दाएं गोलार्ध पे लगाना। बहुत सालों तक हम सोचते थे कि जब ब्रेन में डैमेज होता है तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में डैमेज होता है, क्योंकि हमारा भाषा का केंद्र, वाणी का केंद्र तो बाएं हेमिस्फीयर में होता है। तो लोग ऐसी उम्मीद करते थे कि जो दायां गोलार्ध है, नॉर्मली उसके पास प्रकृति ने स्पीच का फंक्शन नहीं दिया है, लेकिन शायद हमारे मरीज इसीलिए ठीक होते हैं कि दाएं गोलार्ध में जो छुपी हुई, सोई हुई, सुषुप्त स्लीपिंग क्षमता है वो जागृत हो जाती है, इसलिए लोग ठीक होते हैं। लेकिन अब फंक्शनल एमआरआई के बाद पिछले 20 सालों में हमारी ये समझ बढ़ी है कि जो रिकवरी होना होती है तो बेचारे जो डैमेज, क्षतिग्रस्त लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसी में होती है। तो जो हिस्सा डैमेज हो गया वो टिश्यू तो जिंदा नहीं होता, लेकिन उसके आसपास के जो टिश्यू हैं और उस क्षतिग्रस्त हिस्से में जो कहते हैं ना कि आ, राख में भी चिंगारी बची रह जाती है, तो उस मरे हुए ब्रेन टिश्यू में भी जो जिंदा न्यूरॉन रह गए हैं उनको स्टिमुलेट अगर आप करोगे और आसपास के इलाकों को स्टिमुलेट करोगे तो लोग ठीक होते हैं, अफेजिया वाले या स्ट्रोक वाले या जिनको मोटर लकवा है। और अगर इस बाएं हेमिस्फीयर को जो क्षतिग्रस्त है उसके लिए आपको बाएं हेमिस्फीयर पर एनोडल करंट लगाना पड़ेगी, धनात्मक करंट लगाना पड़ेगी। और इसके विपरीत ये पाया गया है कि जो राइट हेमिस्फीयर है वो तो उल्टे काम में अड़ंगा लगाता है, वो एक्सेसिव एक्ट करता है बेचारा, अच्छी भावना से, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो कार्पस कैलोसम के थ्रू लेफ्ट हेमिस्फीयर तक आता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर बेचारा जो ठीक होने की कोशिश कर रहा है उसको डैमेज करता है। इसलिए राइट हेमिस्फीयर पे हम कैथोडल करंट लगाते हैं। तो कैथोडल करंट से हम राइट हेमिस्फीयर को कहते हैं कि तू शांत बैठ, ज्यादा मत उचक, और लेफ्ट हेमिस्फीयर को हम घोड़े को कोड़ा मारते हैं, चल भैया उठ, वी फ्लॉग द डिसीज्ड हार्स। खैर मुझे ये उपमा नहीं देना चाहिए, हम उसको जगाने की कोशिश करते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर को। तो कई बार के अध्ययनों में दोनों हेमिस्फीयर के ऊपर लोगों ने डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन लगाया है, बाएं हेमिस्फीयर पे स्टिमुलेट करने का बाय एनोडल करंट, दाहिने हेमिस्फीयर पे कैथोडल करंट के द्वारा उसको इनहिबिट करने का। और इस तरह के अध्ययन लोगों ने किए हैं। ये जो अध्ययन है, दीज स्टडीज लुक वेरी प्रॉमिसिंग, मोर प्रॉमिसिंग देन फार्माकोथेरेपी। तो इस तरह के स्टिमुलेशन से हम अच्छे अच्छे आउटकम मेजर्स को का आकलन कर पाए हैं। और ये जो डायरेक्ट करंट मेथड है इसकी के फायदे क्या क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि इसको हम अफेजिया ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करके दें तो और अच्छा परिणाम मिलता है स्पीच थेरेपी के साथ मिला के। और ये जो इलाज है बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, इट इज वेल टॉलरेटेड, इसके एडवर्स इफेक्ट कम है, इट इज इजी टू यूज, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इजीली इन ए वेराइटी ऑफ सेटिंग्स अलॉन्ग विथ लैंग्वेज थेरेपी। मतलब पेशेंट आया थेरेपी करने के लिए, चल बेटा तेरी थेरेपी चालू होगी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, थोड़ी देर के लिए करंट लगवा ले माथे पे, अब थेरेपी करा ले, थेरेपी खत्म हो गई, घर वापस जाना है, एक बार फिर आधे घंटे बैठ जा और करंट लगवा ले। तो तरह तरह की परिस्थितियों में इजी सेटिंग के अंदर हम इस डायरेक्ट करंट को लगा सकते हैं। एक सवाल लोगों के मन में शुरू शुरू में उठता था कि जब आप खोपड़ी के ऊपर मैग्नेट या करंट लगाते हो तो ये जो करंट है ये जब ब्रेन के अंदर घुसती है, हड्डी को फोड़ के, हड्डी को बेध के, फोड़ना नहीं बोलना चाहिए, हड्डी को पियर्स करके करंट जब जाती है तो अंदर घुसने के बाद कल्पना करो
क्या वह एक पतली पेंसिल, जैसे पतली पेंसिल टार्च होती है ना, तो पेंसिल टार्च या लेजर टार्च का क्या होता है, बिल्कुल पतली सटीक प्रकाश की किरण जाती है, और एक जो दूसरा लैंप होता है उसकी लाइट ऐसी ब्रॉड जाती है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट या मैग्नेट है, इसका प्रभाव जब ब्रेन में घुसता है, वो पतली पेंसिल जैसा नहीं होता, पतली बीम जैसा नहीं होता, वो अंदर घुस के ढेर सारा ब्रेन टिश्यू स्टिमुलेट करता है। आपने सोचा था मैं यहाँ फ्रंटल लोब पे करंट लगाऊंगा और इस बंदे का ब्रोका इलाका डैमेज हो गया, केवल ब्रोका एरिया को मैं स्टिमुलेट करूंगा। अरे नहीं जी, वो तो ब्रोका एरिया के आसपास का भी ढेर सारा ब्रेन स्टिमुलेट करेगी। तो शुरू शुरू में लोग सोचते थे कि अरे ये तो बड़ा माइनस पॉइंट है, पर अब समझ में आया है कि ये माइनस पॉइंट नहीं है, क्योंकि the diffusion of current inside the damaged left hemisphere exerts its influence also far away from the targeted area, and this effect is not negative. It can stimulate many other undamaged area, resulting in greater language recovery. तो इसका जो लो स्पेशियल रिजोल्यूशन है, ये डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है। तो अब हम समीक्षा उपसंहार की तरफ आते हैं, मगर उसके पहले मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल इलाजों की चर्चा भी करूंगा। तो अभी तक जो हमने पाया कि देर इज ए क्लियर एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दैट दे री द लैंग्वेज थेरेपी। और यदि हम बहुत ज्यादा इंटेंसिव लैंग्वेज थेरेपी ना भी दे पाए, लेकिन उसके साथ अगर हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे दें, तो उस कमी का थोड़ा बहुत खामियाजा हम भर सकते हैं। और ये सारी जो विधियां हैं, ये लैंग्वेज नेटवर्क के वाइड एरिया को स्टिमुलेट करती है। ऐसा नहीं कि जरा से वर्निकीज एरिया को कर रही हैं या ब्रोकाज एरिया को कर रही हैं। न केवल ये लैंग्वेज एरिया के बियॉन्ड मोटर एरिया होते हैं। तो ये जो मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट हैं, ये लैंग्वेज के साथ साथ मोटर एरिया को भी स्टिमुलेट करती हैं, और इसके भी फायदे हमको मोटर सिस्टम में मिलते हैं। फार्माकोथेरेपी के द्वारा हम अनेक प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो कमियां हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है केवल ब्रोका एरिया में थोड़ी होते हैं, केवल वर्निकीज एरिया में थोड़ी होते हैं, ये भी बाकी ब्रेन में भी होते हैं। तो उसका फायदा हमको बाकी ब्रेन में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज ऑलरेडी बीन सजेस्टेड दैट डैमेज टू द कोलिनर्जिक सिस्टम may interfere with the process of incoming verbal stimuli and favor the emergence of perseverations, omissions, semantic errors। इसको भी हम डोनापेजिल नाम की दवाई, जिससे हम कोलिनर्जिक ड्रग को बढ़ाते हैं, हम इस तरह की कमियों को दूर कर सकते हैं। तो जरूरत हमें मिक्स्ड अप्रोच की है, मिले जुले अप्रोच की है। और अंत में बहुत संक्षेप में कुछ एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस। Endogenous proteins. Some pharmacological treatments are proposed to promote regeneration of damaged tissue by suppressing endogenous proteins which are associated with negative outcome. One of them is NOGO-A. NOGO-A limits the central nervous system's capacity for repair by inhibiting vascular growth फैक्टर। तो कई तरह के ग्रोथ फैक्टर हमारे ब्रेन में होते हैं, और कुछ केमिकल हैं जो उनकी मात्रा बढ़ाते हैं, और कुछ केमिकल हैं जो उनकी मात्रा कम करते हैं। और जो कम करने वाले केमिकल हैं, उनके एंटीडोट अगर हमारे पास फार्माकोलॉजी के रूप में हो तो वो हमारे काम के हो जाएंगे। तो इस तरह का काम चल रहा है। ग्रोथ फैक्टर्स, जिसको हम न्यूरोट्रॉपिन्स बोलते हैं, दे आर एंडोजिनस सब्सटेंसेस विच कैन स्टिमुलेट सेल्यूलर proliferation and healing, and neurotropin levels following the stroke can be predictor of better recovery अगर उनकी मात्रा बढ़ जाए तो। So there are drug treatments now being investigated to increase the neurotropin levels, and then there are gene-based therapies. The genetic basis for aphasia recovery is not well understood. There was one study which examined neurotrophin genotyping in chronic aphasia. Particularly, there is a substance called brain-derived neurotrophic factor (BDNF). अब ये नाना प्रकार के अल्फाबेट एक्रोनिम्स हैं, जो तरह तरह के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ब्रेन के अंदर। और
न्यूरोट्रॉफिन जो होते हैं वो ग्रोथ में मदद करते हैं। और इस ब्रेन में कितना न्यूरोट्रॉफिन होगा ये कुछ हद तक आपको अपनी माता पिता से जो जीन मिली है उस पर भी निर्भर करता है। So it is possible that further understanding of genetic influences on aphasia recovery along with tools of genotype modification। तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे को मेरे माता पिता से जो जीन मिली हैं वो BDNF की मात्रा ज्यादा बनाने में मदद नहीं करती है। मान लो मुझे मेरे माता पिता से ऐसी जीन मिली, इसको बोलते हैं जीनोटाइप, ये मेरा जीनोटाइप है। लेकिन अब जीन एडिटिंग की टेक्निक्स आ गई हैं, उसमें क्रिस्पर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो भविष्य में शायद हम अपने जीनोटाइप को बदल पाएं इस तरीके से कि ब्रेन में रिकवरी या रीजनरेशन, पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने वाले केमिकल ग्रोथ फैक्टर्स को हम बढ़ा सकें जीन थेरेपी के द्वारा। तो ये सब भविष्य की बातें हैं। स्टेम सेल के बारे में भी लोग हमसे सवाल पूछते हैं। ये मेरी वेबसाइट न्यूरोज्ञान.com के ऊपर मेरा आर्टिकल है स्टेम सेल के ऊपर, फसल पकने से पहले सपनों का व्यापार। ये लेख मैंने करीब 15 साल पहले लिखा था, आज भी सही है। स्टेम सेल की जो मार्केटिंग है उसमें हाइप ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस रिसर्च में कोई दम नहीं है। अगर हम आ, एक न्यूरॉन कोशिका और उसके आसपास जो एस्ट्रोसाइट और ग्लायल सेल्स होते हैं और उनके बीच में जो नाना प्रकार के केमिकल्स काम करते हैं, इन सब पे बातें करें तो इनमें से कई चीजें हैं जिनके ऊपर हमारे स्टेम सेल हेल्प कर सकते हैं। ये एक पेपर है जो 2020 में छपा है। बहुत अच्छा पेपर नहीं है, और मैंने इसको इसलिए शामिल कर लिया कि ये थोड़ा नया है। इसमें उन्होंने CD271+ नाम के मीजल काइमल स्टेम सेल को स्ट्रोक के 8 मरीजों में दिया, और उन लोगों में उन्होंने पाया इन स्टेम सेल देने के बाद कि जो लकवे के बाद जो स्पास्टिसिटी है, जकड़न हो जाती है, वो थोड़ी ठीक हुई, अफेजिया भी थोड़ा ठीक हुआ। अब 8 मरीज में से 2 या 3 को फायदा हुआ, ये कोई बहुत बड़ा अच्छा अध्ययन तो नहीं है, लेकिन इस तरह के अध्ययनों से आशा की किरण जागती है। सो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन स्ट्रोक में, अफेजिया पे तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन स्ट्रोक के ऊपर मेरे को कुछ पेपर मिले। और एक नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कॉक्रेन। कॉक्रेन एक स्थान है यूके में, वहां पे करीब आज से 20 साल पहले एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नाम के आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन मतलब एकेडमिक आंदोलन। लोगों ने, डॉक्टरों ने और रिसर्च करने वालों ने कहा कि हम लोग एलोपैथी में जो नाना प्रकार का इलाज करते हैं वो सबूत पर आधारित है कि नहीं, इसकी कसौटियां बड़ी कठोर होना चाहिए। और आज की तारीख में कॉक्रेन को हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एक विश्वसनीय स्रोत मानते हैं। तो समय समय अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और आप उस पे कोई बीमारी का नाम टाइप करेंगे और कोई इलाज का नाम टाइप करेंगे, अगर उस बीमारी पे उस इलाज को लेके जो जो अध्ययन हुए हैं उनके बारे में आपको एक समरी मिल जाएगी। तो मैंने डाला स्टेम सेल फॉर स्ट्रोक, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि 2023 का ये अंक था, लेकिन 2019 तक उनको 7 रेंडमाइज ट्रायल मिले, और उन ट्रायल में कुल मिला के 401 मरीजों ने भाग लिया। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन was associated with a reduced neurological impairment but not with a better functional outcome. However, there were no safety concerns, no side effects। और कंक्लूजन में वो कहते हैं, the certainty of the evidence ranges फ्रॉम लो टू वेरी लो। सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस का मतलब है कि जो प्रमाण है उसकी विश्वसनीयता कैसी है। तो कैसी है? लो टू वेरी लो। व्हाई वेरी लो? बिकॉज देर इज a risk of bias, there is a lack of precision in the results, and there are different designs, and there is a need for more well designed randomized control trial। तो आज की तारीख में कॉक्रेन के अनुसार केवल 7 RCT हुए हैं स्टेम सेल की उपयोगिता को लेके स्ट्रोक में, और उनसे ऐसी क्षीण सी आशा बनती है कि शायद कुछ सुधार होता हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली फंक्शनल आउटकम के लेवल पर परिलक्षित नहीं होता है, नजर नहीं आता है।
एक और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है फोटो बायो मॉड्यूलेशन। इसमें लो लेवल की लाइट को स्कल के ऊपर डालते हैं, और उस लाइट एलईडी टाइप के लाइट होते हैं, और ये अंदर हीट इफेक्ट पैदा करते हैं और अंदर वेजो डायलिटेशन, खून के नलियों को चौड़ा करते हैं, और इससे शायद एटीपी नाम का पदार्थ जो एनर्जी पैदा करता है वो कोशिकाओं के ऊपर असर कर सकता है। फोटो बायोमॉड्यूलेशन के अलावा रीजनरेटिव या जेनेटिक थेरेपी की चर्चा में 1 मिनट पहले कर ही चुका हूं। तो ये जिस तरह के जो अध्ययन है तरह तरह के, ऑल ऑफ देम आर गुड इन थ्योरी, सो देर इज लॉट ऑफ थ्योरी बट लेस एविडेंस। सो थ्योरी इज वेरी स्ट्रांग, ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल, ये मैकेनिज्म, लेकिन उसका एविडेंस क्या है? तो अंग्रेजी में कहावत है, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। तो ईटिंग मतलब रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। और पुडिंग कितना अच्छा दिख रहा है, ऊंची दुकान है लेकिन पकवान फीका है या कैसा है, ये तो खाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और खाने के बाद मतलब रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करने के बाद ही, थ्योरी चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन इसके बाद भी हम डॉक्टर लोग अनेक बार ये फार्माकोथेरेपी या औषधियां देते हैं, और हो सकता है कई बार उसका प्लेसिबो इफेक्ट हो रहा होगा। प्लेसिबो इफेक्ट आप लोगों ने पता होगा क्या, कि वास्तव में कोई दवा नहीं है, लेकिन मरीज को लग रहा है कि मुझे फायदा हो रहा है। ऐसा कहते हैं ना कि फला फला डॉक्टर इस शहर में बड़े प्रतिष्ठित हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, और वो डॉक्टर साहब तो बस राख की पुड़िया भी आपको दे देंगे तो आप अच्छे हो जाओगे। इसको बोलते हैं एक प्लेसिबो इफेक्ट। तो जब एक डॉक्टर अपने मरीज को कोई दवा देता है, ये जानते हुए भी कि उसके लिए जो एविडेंस है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, शायद हो सकता है, शायद ना हो, हम सभी डॉक्टर ये काम करते हैं, अनेक दवाइयां हम लिखते हैं, उसके साथ एक फील गुड फैक्टर आता है, और सेंस ऑफ कंट्रोल आता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, अ सेंस ऑफ समथिंग बीइंग डन, प्रोवाइडेड इट इज नॉट एक्सपेंसिव, प्रोवाइडेड इट इज कॉजिंग नो हार्म, नो साइड इफेक्ट्स। इसी कैटेगरी में हम एंटी डिप्रेसेंट को इंक्लूड करते हैं, इसी कैटेगरी में हम एंटी एंजाइटी को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि मरीज जब हमारे पास आता है तो वह या तो डिप्रेशन में होता है या एंजाइटी में रहता है या दोनों में रहता है। तो ये दवाइयां भी मदद करती हैं। और कुछ दवाइयां होती हैं जो अलर्टनेस और अटेंशन को बढ़ाती हैं। तो यदि मरीज स्पीच थेरेपी करने आया और अलर्ट है और अटेंटिव है, तो वो ज्यादा अच्छे से थेरेपी को रिसीव कर पाएगा। तो ये अनेक प्रकार के प्लेसिबो इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी फार्माकोथेरेपी और ये जो दूसरे करंट स्टिमुलेशन वाली चीजें हैं, तो जैसा कि कहते हैं आशा पर आकाश थमा है। A small number of proof of concept studies have shown that biological therapies do provide benefit in persons with aphasia, post stroke aphasia। तो इन अध्ययनों को हम क्या बोलते हैं? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। कि भैया कम से कम कंसेप्ट सही है, इसका सबूत तो मिल रहा है ना। द द एविडेंस इज लिमिटेड। It suggests that modulating the activity of neurotransmitters with pharmacological and other biological interventions is a promising strategy for ameliorating language and communication deficits in persons with aphasia. Further research on these issues, as well as on potential role of drug treatment, and also the experimental studies which I enumerated, they are warranted. So thank you very much. I stop sharing my screen, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ प्रश्न पूछें। यहाँ चैट बॉक्स में कुछ आया है क्या? सर देर इज दिस क्वेश्चन फ्रॉम श्रुति, जहाँ या वो जानना चाहती है कि मेडिसिन एंड टीसीडीएस हु विल प्रिस्क्राइब। आई थिंक दे हैव नॉट बीन रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स, तो दे वांट मोर इनसाइट्स ऑन। yes, yes, pharmacotherapy has to be given by a neurologist or a physician, and ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन अभी रिसर्च ट्रायल्स का हिस्सा होने वाला है। स्ट्रोक में तो ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन पे भारत में ट्रायल चले हैं, लेकिन स्ट्रोक के बाद वाला जो अफेजिया है
उसके लिए हम लोगों ने, मैं और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर एक ग्रांट एप्लीकेशन आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को हम भेज रहे हैं। यदि वो ग्रांट मंजूर हो जाती है तो देश में अनेक केंद्रों पर एक साथ ये अध्ययन शुरू किया जाएगा, जिसमें कि स्ट्रोक के बाद अफेजिया वाले मरीजों को ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन दिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में आप सोचें कि आप किसी क्लिनिक में या किसी अस्पताल में जाएं और वहां के डॉक्टर से बोलें कि मेरे मरीज को अफेजिया है, कृपया मुझे डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन दीजिए। ऐसी सुविधा फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है। हाँ, जो फार्माकोथेरेपी मैंने गिनाई, वो तो हजारों डॉक्टर्स हैं जो, जिनको हम एमडी मेडिसिन और डीएम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, तो ये सारे ट्रीटमेंट जल्दी भी शुरू किए जा सकते हैं, मगर हम ये सोचते हैं कि 6 महीने के बाद शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल रिकवरी है जो होना होती तब तक हो जाती है, लेकिन उसके पहले भी दी जा रही। डॉक्टर ज्योति गर्ग एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, और उन्होंने यह सूचना दी है कि एक रेंडमाइज ट्रायल राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के अंदर जारी है। तो दिल्ली एनसीआर रीजन के जो पेशेंट हैं, यदि वो लोग अभी भी रिक्रूट कर रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। एनी मोर क्वेश्चंस? और कोई सवाल है किसी को? सर क्या मैं सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ। सर नमस्ते सर। जय इतना श्रुति। सारा डाउट्स था, मतलब आज का सेशन एक आई ओपनिंग सेशन जैसा है हमारे लिए। सर क्या ये मेडिसिन जो है सर, आर दे वाइडली प्रिस्क्राइब? बिकॉज we asked for medicines and he had a different history of aortic valve stenosis or even convulsions. Is that why he is not prescribed with the medicines, or I want to know if it is widely prescribed for aphasia, sir, because in our group also we don't discuss much about medicines for aphasia. सोनल, आपका हाथ उठा हुआ मैंने देखा, मैं आ रहा हूं आपके पास थोड़ी देर में। पहले मैं इनका श्रुति के प्रश्न का उत्तर दे दूं। और न्यूरोलॉजिस्ट और एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स अफेजिया के लिए प्रायः दवाइयां नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि एविडेंस अच्छा नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन बहुत से डॉक्टर करते भी हैं, बहुत से डॉक्टर करते भी हैं। जहां तक कन्वल्शंस का सवाल है, कन्वल्शंस इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन। कन्वल्शन होने से कोई दवा ना दें, ऐसा इन दवाइयों में मुझे नहीं लगता। और एओर्टिक स्टेनोसिस से भी मुझे उसका कोई संबंध नहीं लगता। हो सकता है कि आपके डॉक्टर को फेथ नहीं हो, उसको विश्वास नहीं हो कि ये दवाई काम करेगी, ठीक है। सब डॉक्टरों का अलग अलग सोच होता है। कुछ सोचते हैं कि क्यों दें, अनावश्यक खर्चा होगा पेशेंट को। और कुछ डॉक्टर सोचते हैं कि पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, सर कुछ लिखो, सर कुछ लिखो। तो कई बार हम मरीज की इच्छा को कर देते हैं। सो इस तरह से अफेजिया में कुल मिला के फार्माकोथेरेपी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सोनल ने हाथ उठाया है और देवल शाह ने हाथ उठाया है। हाँ Okay, sir. सोनल, आप कहिए कुछ। Thank you, sir. Hello, sir. Good evening. It was यस। very insightful and clinically helpful talk for even professionals like us who are always contemplating that when we have chronic aphasia, apraxia patients, how when they are not responding towards the traditional therapy with many constraints, some people have relapse, some people have chronic apathy, depression, anxiety, restlessness, and very poor desire to practice, speak, communicate. So I feel there could be a role. But sir, can you tell me determining factors, and it could be helpful for many other patients and professions also, that how to ascertain the candidacy that one should go for anodal or cathodal, RTMS. So yeah, they say the seizures are one thing which people should not be candidate for. यस। The seizures. यस यस, But जहां तक anything else ब्रेन than that? स्टिमुलेशन का सवाल है, उसमें सीजर का रिस्क बढ़ सकता है, दैट इज ट्रू। But so anything else than that, you feel that people who are affordable should be even trying for the non-invasive
RTMS or TDCS? Yes, it should be made available in more and more center. डॉक्टर ज्योति गर्ग ने लिखा है कि उनके सेंटर पर उन पेशेंट्स को लिया जा रहा है जिनको स्ट्रोक हुए 5 दिन से कम हुआ है. विद इन 5 days of stroke they are recruiting patients. Of course we can take them in chronic stage also. So I have one more question for you. So Yes. how frequently the modafinil or mood elevators should be prescribed in person with aphasia if they are really poor with the self-drive, with the apathy? And are there any criteria mentioned in any literature in cognitive neurology and behavior neurology where we need to help person receiving adequate rehab? Because that much more complex to have someone's attention, someone's complete participation in the speech language cognitive rehabilitation. Personally, I have not been using modafinil. It is said to be a CNS stimulant. It can reduce the drowsiness. It can increase the arousal. And if the patient is drowsy and not cooperative during the speech therapy session, theoretically it might work. लेकिन जो मैंने इतना एग्जॉस्टिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया उसमें मुझे मोडाफानिल के ऊपर कोई भी पेपर नहीं मिला. Okay, sir. Thank you so much. So I feel yes, these are the something which people should understand. Not everything glitters. That is gold. What the say same thing. Yes. Not everything has Deval to be Shah. the objective only. So behavioral and a kind Yes. of adjunct and the all synergistic therapy will हाँ work. देवल जी आप बोलिए. सर नमस्ते सर, थैंक यू. बहुत अच्छा सेशन था. स्पेशली सर सितंबर से हम आपके पास जो आए थे तो पेरासिटम एंड एडमेंटा मतलब मेमेंटाइन दोनों उसी समय से हम दोनों टैबलेट्स जो है उसके अलावा फेरोनेमिया भी डॉक्टर ने अहमदाबाद के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी. तो ये 3 मेडिसिन हम ले रहे हैं. अभी 10 महीने हो गए. तो सर ये मुझे जानना था कि ये कितने समय तक ये मेडिसिन कंटिन्यूअसली लेनी चाहिए और कितने समय तक इसका इफेक्ट होगा. मतलब अभी 1 साल होने को आएगा स्ट्रोक हुए. हाँ इनकी कोई लिमिट नहीं है. ये दवाइयाँ सेफ हैं, सुरक्षित हैं और इनको 6 महीना साल भर या उसके आगे भी ले सकते हैं. पर मुझे प्रैक्टिकली ये लगता है कि 1 साल पर्याप्त है ना. आपने स्पीच थेरेपी भी एक्सटेंसिव मिस्टर सेतु शाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं और साथ में ये भी दिया. तो मेरे ख्याल से अब पर्याप्त है. अब इन्हें हम बंद कर सकते हैं 1 साल के बाद. देने में कोई नुकसान नहीं है. ओके ठीक है. थैंक यू सर. श्रुति आप और कुछ पूछ रही हैं? हाँ सर, वन लास्ट क्वेश्चन. सर ये तो ये राइट ब्रेन का आपने जो एक सेंटेंस मेंशन किया था, मतलब द लेफ्ट ब्रेन इज इंश्योर्ड, बट सर मेरा समझ आज तक ये था कि जो बाकी का जगह है ब्रेन में जिनका कोई काम नहीं होता वो फंक्शन लेगा. सर क्या ये गलत है? मेरी समझ क्या गलत है सर? हाँ मैंने कहा ना हम हाँ. सब भी ऐसा ही सोचते थे अभी तक तो कि राइट हेमिस्फीयर काम लेता है, पर राइट हेमिस्फीयर नहीं लेता है. लेफ्ट हेमिस्फीयर के हम बोलते हैं पेरीलीजनल. पेरीलीजनल का मतलब होता है जो लीजन के आसपास के जो इलाके हैं वो उस काम को टेक ओवर करते हैं, ना कि अपोजिट हेमिस्फीयर. सर मतलब ये क्या बोलते हैं म्यूजिकल इंटोनेशन थेरेपी? तो म्यूजिक तो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन में होता है, इसलिए म्यूजिकल इंटोनेशन थेरेपी से बहुत इंप्रूवमेंट होता है ना सर. हमारे केस में भी हुआ है. हाँ म्यूजिक का वो कैसे मैकेनिज्म अलग समझे? है. जब दोनों का मैकेनिज्म अलग है. म्यूजिक का जो एक्टिविटी है वो हार्मफुल नहीं है. वो राइट हेमिस्फीयर और दोनों को काम करती है. केवल म्यूजिक इज नॉट प्योरली राइट हेमिस्फीयर, म्यूजिक इज आल्सो बाय हेमिस्फेरिकल. और उनके दोनों हेमिस्फीयर के बीच में म्यूजिक इज ए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. और जब आप करंट लगाते हैं या मैग्नेट लगाते हैं तो वो एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन है. तो फंक्शनल एमआरआई स्टडीज में मालूम पड़ा है कि राइट हेमिस्फीयर की जो ओवर एक्टिविटी है वो हार्मफुल होती है. लेकिन म्यूजिक के दौरान जो एक्टिविटी होती है वो मुझे नहीं पता किस टाइप की होती है. इट इज ट्रू दैट मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी एंड अदर मेथड्स ऑफ म्यूजिक थेरेपी आर हेल्पफुल इन अफेजिया, पर शायद उनका मैकेनिज्म कुछ दूसरा है. थैंक यू सर. थैंक यू.